गुड मॉर्निंग। मैं दलपत सिंह आज आपके लिए क्लास 9 का जो है एक चैप्टर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये जो चैप्टर है ये आपके सोशल साइंस सब्जेक्ट की जो आपके सीबीएसई, एनसीईआरटी और आरबीएसई की जो बुक्स हैं, इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स हैं उसका लिया हुआ एक चैप्टर है। इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये जो आपकी बुक है वो है इंडिया और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट बुक जो है वो। अच्छा, चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि इस बुक के अंदर जो कंटेंट जो हैं वो क्या है और किस तरह से हैं, किस तरह से डिवाइडेशन इनका किया गया है। तो चैप्टर आपके जो है पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि क्लास 9 के अंदर कंटेंट्स क्या क्या दिए हुए हैं। देखिए, क्लास 9 के अंदर आपके जो सोशल साइंस की जो बुक है, इस बुक के अंदर जो है आपके चैप्टर्स को है 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो है इवेंट और प्रोसेस दिया गया है और सेक्शन 2 जो है लिवलीहुड, इकोनॉमिक्स और सोसाइटीज़ के बारे में दिया गया है। सेक्शन 1 के अंदर जो है चैप्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। चैप्टर 1 जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के बारे में है और इसी को आज हम पढ़ेंगे। इसी के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो है इस चैप्टर में दी हुई है वही हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बिल्कुल शॉर्ट के अंदर एक बार जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि सेक्शन 1 जो है ये आपके इवेंट और प्रोसेस से रिलेटेड है। सेक्शन 1 के अंदर एक तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में दिया गया, एक आपके रशियन रिवॉल्यूशन जो यूरोपियन रिवॉल्यूशन है उसके बारे में दिया गया और राइज ऑफ नाजिज्म के बारे में दिया गया है। ये तीनों ही चैप्टर जो है रिवॉल्यूशंस के, अगर हम इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ते हैं या वर्ल्ड की कोई भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, स्पेशली ठीक है ना, आपके फ्रीडम फाइटिंग के बारे में पढ़ते हैं, तो ये मॉडर्न वर्ल्ड की जो हिस्ट्री को बनाने में इन तीनों रिवॉल्यूशंस का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसीलिए इस चैप्टर के अंदर हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ना ज़रूरी होता है। आगे क्या ज़रूरी है, कैसे है, थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन पार्ट जो है यहाँ पे आपके दिया हुआ है। तो चैप्टर 1 के अंदर क्या है क्या नहीं है, ये इतने से छोटे से पैराग्राफ के अंदर एक इसका पूरा निचोड़ दिया हुआ है। तो इसको हल्का सा हम समझेंगे, फिर अपन सीधे डायरेक्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो ये चैप्टर 1 के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपके जो है प्रेजेंट टाइम के अंदर हम जो लिबर्टी वर्ड सुनते हैं, फ्रीडम वर्ड जो सुनते हैं और इक्वलिटी जो वर्ड सुनते हैं, जो कि हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, इसको हम बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बहुत ही ईजी वे में लेते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट का ये जो है आपकी ड्यूटी है कि ये सारे राइट्स जो है हमको वो प्रोवाइड करवाएं और ये राइट जो है हमारे हमको मिलने ही चाहिए। लेकिन ये राइट मिलना इतना आसान नहीं था पहले के टाइम के अंदर, जब मोनार्की सिस्टम पूरे वर्ल्ड में चला करता था। तो इन राइट्स को लेने के अंदर भी लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़े और कई लोगों ने अपनी जान भी दी। तो इसी के बारे में जो है ये हिस्ट्री है। और ये सारी हिस्ट्री जो शुरू जो होती है ये होती है आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन से होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही वो टाइम था जिसने कि फ्रांस के अंदर मोनार्की सिस्टम को ख़त्म कर दिया। देखिए, पहले टाइम के अंदर अगर हम देखें कि मैनेजमेंट का काम कौन करेगा, रूलिंग का काम कौन करेगा, तो हमारी कंट्री में क्या, वर्ल्ड के हर कंट्री के अंदर एक माइंडसेट फिक्स चला रहा था कि वे किंग होगा जो कि रूल करेगा और वही गवर्नमेंट और मैनेजमेंट को चलाएगा। दूसरा कोई कैसे होगा, क्या होगा, ये किसी के दिमाग में नहीं था ये चीज़। ठीक है, कुछ तो ये चीज़ एक माइंडसेट सबके दिमाग में बनी हुई थी। लेकिन इस माइंडसेट को जो तोड़ने का काम किया ये आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशंस ने किया। और उन्होंने जैसे ही मोनार्की सिस्टम को जो है ख़त्म किया और सोसाइटी के बेस के ऊपर जो है एक बिल्कुल नया गवर्नमेंट का जो सिस्टम जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया। इस सोसाइटी बेस्ड जो गवर्नमेंट का जो नया सिस्टम था, इसके अंदर राइट ऑफ द मैन यानी कि हर इंसान को एक राइट मिला। ठीक है, और यही राइट जो है आगे जाके एक तरह से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री का जो है बेस बन गया था। ठीक है,
इसी के साथ में राइट ऑफ द मैन के साथ साथ में आपको इक्वलिटी का राइट है, फ्रीडम का राइट है, जो ये भी धीमे धीमे आपके मिलने लगा लोगों को। अच्छा, उस समय पॉलिटिक्स के अंदर जो है इन सारे वर्ड्स की कोई जगह नहीं थी, कोई भी इन चीज़ों को तवज्जो नहीं देता था। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में पॉलिटिक्स के अंदर जो है ये जो है एक नई लैंग्वेज ही आ गई, एक नया वर्ड ही आ गया। अब लोग जो है इसके बारे में सोचने लगे और इसी का प्रभाव आगे ये हुआ कि इंडिया के अंदर, चाइना में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका के अंदर जो है यहाँ पे भी जब रिवोल्यूशन शुरू है, सब ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने वे से जो है रिवोल्यूशंस वगैरह स्टार्ट किया, डेफिनेटली किया। लेकिन ये सारे के सारे जो है किसी न किसी तरह से फ्रेंच रिवोल्यूशन के जो सिस्टम है उससे वो कहीं ना कहीं आपके इन्फ्लुएंस थे। अब कैसे थे, क्या थे, ये हम जाके चैप्टर में पढ़ेंगे तो पता चल पाएगा। इसीलिए हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशंस को पढ़ना ज़रूरी होता है। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, क्या चीज़ें हैं, ये हम आगे चल के देखते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आ गए हम सीधे के सीधे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये हम देखते हैं। देखिए, जिस तरह से एक मूवी की शुरुआत होती है तो मूवी का एक बेस बनाया जाता था, इसी तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो शुरू हुआ था, किस दिन हुआ था, उस चीज़ को मेन इवेंट है। उसके बाद में हम आगे और पीछे उसके बारे में पढ़ेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ किस रीज़न से हुआ और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद में क्या क्या चीज़ें हुई। लेकिन उससे पहले जिस दिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ, हम कह सकते हैं उस दिन क्या हुआ था, वो यहाँ पे हम पढ़ने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है। देखिए, 14 जुलाई 1789 का दिन था, मॉर्निंग का समय था। पेरिस, जो कि आपके फ्रांस का कैपिटल था, वहाँ की पब्लिक जो थी वो बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। स्टेट ऑफ अलार्म का मतलब क्या हो गया, पूरा स्टेट जो था अलार्म यानी कि बहुत ही डरावनी और कंडीशंस में था, यानी लोग वहाँ के बहुत ही डरे हुए थे। डरे हुए क्यों थे, डरे हुए थे इस कारण डरे हुए थे, उसका कारण था कि फ्रांस के किंग ने जो है अपनी ट्रूप्स को, यानी अपने आर्मी के एक छोटे से टुकड़े को जो है सिटी के अंदर मार्च करने के लिए कहा हुआ था। सिंपली एक मार्च करने के लिए उसने कहा हुआ था। लेकिन र्यूमर्स ये फैल गया कि आर्मी जो है वो सिटी के अंदर सिटीजन्स के ऊपर ओपन फायर के लिए आ रही है। ओपन फायर का मतलब क्या होता है कि आर्मी आएगी, ठीक है ना, जगह जगह खड़ी हो जाएगी और जो भी पब्लिक दिखेगी उनके ऊपर उनको वो शूट कर देगी, उनको मार डालेगी। तो ये एक र्यूमर्स उनको फैल गया था। अब पब्लिक जो थी डायरेक्ट मरना चाहती नहीं थी, तो वो उन लोगों ने क्या किया कि वहाँ के करीब 7,000 मेंस और वुमेंस जो हैं वो पेरिस के अंदर एक जो टाउन हॉल होते हैं उसके सामने इकट्ठा होते हैं। वो सब के सब डिसाइड करते हैं कि हम अपनी खुद की एक मिलिटिया, यानी अपनी खुद की एक मिलिट्री बनाएंगे, ताकि कम से कम जो है हम उनके अगेंस्ट में लड़ सके और जो भी आर्मी आ रही है उसके साथ में समर्पण करके मरने से बेटर कि उनके अगेंस्ट में फाइट करके मरें। ठीक है, तो इस पर्पज़ से वो सब लोग इकट्ठे हो गए। अब इकट्ठे तो हो गए लेकिन उनके पास में कहीं भी कुछ भी आर्म्स तो थे नहीं, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो जो है जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर वो अटैक करेंगे, उनके ऊपर वो धावा बोलेंगे और वहाँ से जितने भी आर्म्स उनको मिलेंगे वो आर्म्स वो कलेक्ट करेंगे ताकि वो ट्रूप्स के अगेंस्ट में लड़ सके। अब इसी ग्रुप के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स बन गए, अलग अलग बिल्डिंग में जा रहे थे। उसी ग्रुप के अंदर एक छोटा सा कुछ सेवरल 100 पीपल्स का जो ग्रुप जो था वो बना और वो जो है सिटी के ईस्टर्न पार्ट के अंदर एक आपके फोर्ट प्रिजन था, फोर्टिस प्रिजन था। फोर्टिस प्रिजन एक ऐसा फोर्ट जहाँ पे प्रिजनर्स को रखा जाता है, ठीक है ना, और उस फोर्ट प्रिजन का नाम था बेस्टिल। तो उस फोर्ट प्रिजन पे कुछ लोगों ने धावा बोल दिया, कुछ सैकड़ों लोगों ने धावा बोल दिया। धावा बोलने का रीज़न ये था कि उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे एम्यूशंस वगैरह, आर्म्स वगैरह जो है वो अच्छी खासी क्वांटिटी में उनको मिल जाएंगे और जिसकी हेल्प से ये लड़ सकेंगे आराम से। अच्छा, अब उस पर्पज़ से जब उन्होंने अटैक किया तो वहाँ पे भी कुछ गार्ड्स वगैरह थे, वहाँ पे भी एक कमांडर वगैरह था। तो इस आपके अटैक के अंदर जो है वो वहाँ का बेस्टिल का जो कमांडर था वो मारा गया और साथ ही साथ में वहाँ पे जो प्रिजनर्स थे उनको जो है
अटैकर्स ने उनको रिलीज़ कर दिया और उनको अपनी आर्मी के अंदर या अपने अंदर एक तरह से वो हो सकता है कि उनको मिला लिया। हालांकि प्रिजनर ज़्यादा नहीं थे, प्रिजनर ये करीब 7 ही थे, लेकिन उनको भी उन्होंने वहाँ से रिलीज़ करा दिया। अच्छा, दूसरी तरफ एक चीज़ और देखने को मिलती है कि बेस्टिल को उन लोगों ने, जो अटैकर्स थे, उन लोगों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, उसको तोड़ दिया। और तोड़ देने के बाद में भी उसके जो आपके फ्रेगमेंट्स जो थे, स्टोन फ्रेगमेंट यानी कि जो पत्थर तक थे ना, वो भी मार्केट में ले जाके उन्होंने उनको बेच दिया। तो मतलब एक तरह से देख सकते हैं कि उस किले के लिए उन लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। गुस्सा था क्यों? क्योंकि ये जो किला था, ये जो फोर्ट जो था, ये किंग के डेस्पोटिक पावर का सिंबल था। डेस्पोटिक यानी कि एक तरह से हिंदी में अपन बोलते हैं निरंकुश, यानी कि किंग जो था अपनी मनमानी करता था अपनी, ठीक है ना। तो उस चीज़ से लोग बड़े परेशान थे, तो डेस्पोटिक पावर का एक सिंबल था और इसी डेस्पोटिक पावर की वजह से, सिंबल की होने की वजह से बेस्टिल किले को पूरा तोड़ दिया गया और लोगों ने जो है उसके पत्थर तक उठा के वो वहाँ से उसका अपने घर पे वो लेकर चले गए, ठीक है, एज ए सिंबल कि हाँ वो अब सॉवरेन हो गए हैं, ऐसे करके। अब आगे इतना गुस्सा क्या था, क्यों था, ये तो चीज़ें उनको आगे, अब लोगों में इतना गुस्सा क्यों था, क्या था, तो ये तो हम आगे जैसे पढ़ेंगे, जैसे जैसे तभी हमें पता चल पाएगा। खैर, ये तो एक सिर्फ शुरुआत थी। ये जो आपके जो भी इवेंट हुआ, ये भी जो एक्सीडेंट हुआ, ये तो एक शुरुआत थी। लेकिन इस दिन के बाद में, ये स्टार्ट तो हुआ था पेरिस में, लेकिन इस दिन के बाद में पेरिस के आसपास और धीमे धीमे पूरे कंट्री साइड के अंदर भी ये रिवोल्यूशन जो था वो फैल गया। लोगों को इसको सपोर्ट काफ़ी मिला। लोग जो थे वो जगह जगह जो है वैसे भी आपके, उन्होंने हाई प्राइस ऑफ द ब्रीड जो थे, रोटियों के इनके दाम जो थे, ब्रीड्स को जो दाम थे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो उनके अगेंस्ट में उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ, आगे कई सारे इवेंट पे इवेंट मिलते गए, आगे कई सारे इंसिडेंट्स हुए और रिवॉल्यूशन जो है इसने बहुत बड़ा रोल बुला लिया और एट लास्टली फ्रांस का जो किंग था उसका एग्जीक्यूशन कर दिया गया, ठीक है, उसको फांसी दे दी गई वगैरह, ऐसी चीज़ें हुई। तो अब ये सारी चीज़ें जो थी, अब इतना सा हमने एक थोड़ा सा बेस पढ़ा है, इसके अंदर ये पता चला कि लोग बहुत गुस्सा थे, किले को तोड़ दिया, आगे इवेंट जो थे वो मतलब कम होने का नाम ही नहीं, बढ़ता जा रहा था। तो ऐसा तो था नहीं कि एक दिन के अंदर ही लोगों में एकदम गुस्सा भर गया, एक दिन में ये सारी चीज़ें हो गई। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कहानी थी कि फ्रांस में लोग इतने परेशान थे, इतनी प्रॉब्लम्स थी कि वो किंग से इतने नाराज़ थे कि उन्होंने किंग के अगेंस्ट में, पब्लिक के अगेंस्ट में इतना किया। तो क्या रीज़न था? यही रीज़न जो है, इसी रीज़न को हम जो है अपने नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है जानेंगे और उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी आगे का पार्ट जो है छोटे छोटे टुकड़ों में पूरे चैप्टर जो है मैं आपके जो है आपके अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और अगर कुछ में सुधार करना तो उसका भी आप प्लीज़ ज़रूर बताएं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो रहेगा हालांकि, तो हो सकता है कुछ गलती रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें, आप लोगों के लिए ही बना रहे हैं। तो उसमें जितना आपसे सपोर्ट मिलेगा तो उतना मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और ये कंटिन्यू मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कंटिन्यूटी रखने के लिए। थैंक यू।